ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मौर्यकालीन मूर्तिकला एवं वास्तुकला के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौर्य युग का उदय कैसे, कब और कहाँ हुआ। मौर्य युग का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ था। इसने ही मौर्य वंश की नींव रखी। इसका साम्राज्य मगध राज्य था तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य युग ने भारतीय राजनीतिक एकता के सूत्र में आबाद हुआ। साथ ही साथ एक शक्ति संपन्न केंद्रभूत सत्ता स्थापित हुई। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक संपन्नता, कुशल प्रशासन ने अनेक गतिविधियों के साथ साथ कला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस काल में प्रथम बार कला अभिव्यक्ति के लिए पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग किया गया या इसको माध्यम बनाया गया। साथ ही साथ मिट्टी की कलाकृतियों का निर्माण भी जारी रहा। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ विकसित रूप को प्रकट करती हैं, जिसमें मुखाकृति सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। मौर्य साम्राज्य में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अशोक के बाद उसके पुत्र बिंबिसार ने शासन संभाला। उसके पश्चात अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, उसने शासन संभाला। इसका शासनकाल 772 से 732 ईसा पूर्व माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला या उसका अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने मौर्य काल में प्रस्तर का प्रयोग सहर्ष किया। प्रस्तर, जैसा कि आप जानते हैं, पाषाण या पत्थर को बोलते हैं, जिसके पीछे एक निश्चित सोच थी अशोक की। अशोक के अभिलेखों से विदित होता है कि उसने धर्मलिपि को चिरस्थायी या मतलब हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए उसने पत्थरों पे या शिलाफलकों पे इनका लेख करवाया, जिससे मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को वो दिखें, वो उनको पढ़ सकें, व धर्म की शिक्षा ले सकें। इसलिए उसने शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। मौर्यकालीन मूर्तिकला, सबसे पहले तो आती है मूर्तिकला। भारत के विभिन्न प्रांतों में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें मुख्य रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में हाथी, वहाँ एक जगह धौली, वहाँ की चट्टान पे बना हुआ एक हाथी है, तथा दूसरा बोध गया का वज्रासन है। तीसरा वेशनगर से प्राप्त 2 शीर्ष स्तंभ हैं, और उत्तराखंड के देहरादून जिले में अशोक के कालसी प्रज्ञापन के उत्कीर्ण हाथी का रेखांकन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन पर हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है धौली चट्टान का हाथी। उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान पर एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है, और इसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। हाथी का संपूर्ण शरीर बलिष्ठ व समानुपातिक मतलब हर एक हाथ, पैर, पेट, हर एक चीज़ समान अनुपात में बनाया गया है, उचित अनुपात में बनाया गया है। देखने से ऐसा जान पड़ता है कि हाथी चट्टान के अंदर से बाहर आ रहा है। इस हिसाब से वो बनाया गया कि लगता है कि वो अंदर से बाहर आ रहा है। दूसरा है बोध गया का वज्रासन। बोध गया में एक बलुए पत्थर पर वज्रासन पाया गया है, जिस पर मौर्यकालीन ओपदार पालिश की गई है। ओपदार पालिश का मतलब है उस पर चमक चढ़ाई जाती थी। चौकोर आसन के तले तरासे गए तिकोनों से तथा इसकी अगली किनारी हंस और मुचकुंद के फूलों से अलंकृत है। यही डिजाइन अशोक के सांची वाले सिंह शीर्ष के घेरे में भी दर्शित है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने जिस वज्रासन पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था, आगे चलकर सम्राट अशोक ने उसी
वज्रासन के ऊपर बौद्धि ग्रह का निर्माण करवाया और इसके ध्वस्त हो जाने पर कालांतर में वह पुनः उसी वज्रासन पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मंदिर का निर्माण हुआ। कनिंघम द्वारा उत्खनन कराने पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा है वेसनगर के शीर्ष स्तंभ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 2 शीर्ष स्तंभ मध्य प्रदेश के वेसनगर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक शीर्ष स्तंभ कल्प वृक्ष के रूप में तथा दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया है। कल्प वृक्ष से वस्त्राभूषणों को लटकते एवं उसके नीचे सिक्के से भरे थैले दर्शाए गए हैं। ये वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में संग्रहित हैं। चौथा है कालसी शिला प्रज्ञापन का हाथी। कालसी शिला प्रज्ञापन का हाथी कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन उकेरा गया है, ना कि पूरी मूर्ति उकेरी गई है। ये केवल एक मात्र रेखांकन है, जिसके पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। गजतमे लिखा हुआ है, गजतमे यानी सर्वश्रेष्ठ हाथी। विद्वानों का मानना है कि यह सर्वश्रेष्ठ हाथी बुद्ध का प्रतीक है। यह सर्वश्रेष्ठ हाथी बुद्ध का प्रतीक है, जिसे उनकी माता माया देवी ने स्वप्न में आकाश में प्रकट होते तथा दाई कुंज में समाते देखा था। धौली का यही हाथी भी शायद इसी कारण उत्कीर्ण किया गया है। बहुत सी अशोक ने यक्ष प्रतिमाएं भी बनवाई। यक्ष पूजा भारत में बहुत ही प्रचलित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में यक्ष की प्रतिमाएं उत्कीर्ण करने पर मिली हैं, जिनमें पहला है मथुरा के परखम ग्राम में यक्ष मूर्ति। इसकी चौकी से प्राप्त लेख के अनुसार इसे मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। दूसरा है मथुरा जिले के ही बरौर गांव से प्राप्त यक्ष। तीसरा है मथुरा जिले के झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी यक्षी। चौथा है भरतपुर के नोह ग्राम से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा। पांचवा है बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, जिसका स्थानीय नाम तेलिन है। प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुख यक्ष। अगला है मेहरौली से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, और उसके अगला है कुरुक्षेत्र के अमीन से प्राप्त यक्ष मूर्ति। पटना जिले से प्राप्त 2 मुखी यक्षी प्रतिमा है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है पटना शहर में ही दीदारगंज से प्राप्त चामरधारणी यक्षी प्रतिमा, जिस पर मौर्यकालीन शैली की चमक है। चमक मतलब ओपदार पॉलिश की गई है। यह प्रतिमा वर्तमान समय में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षी प्रतिमाओं की विशेषताएं क्या हैं? मौर्यकालीन यक्षी प्रतिमाएं तत्कालीन यक्ष पूजा की परंपरा पर प्रकाश डालती हैं कि किस तरीके से उनकी पूजा की जाती थी, उनको देवतुल्य माना जाता था। भारत में यक्ष पूजा अत्यंत प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन समय से ये होती आ रही हैं। इसमें प्रथम विशेषता यह है कि ये यक्षी प्रतिमाएं आदमकद होती थीं, काफ़ी बड़ी होती थीं, जिनके गाल अत्यंत मांसल और बलिष्ठ हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये चतुर्मुख दर्शन के आधार पर काट कर बनाई गई हैं। वे पृथक रूप से खड़ी हैं। चतुर्मुख दर्शन मतलब वो चारों तरफ से देखने लायक हैं। इनके दर्शन पर प्रभाव सम्मुखीन है, मानो शिल्पी ने उन्हें सम्मुख दर्शन के लिए गढ़ा है। तीसरी विशेषता है इनके वस्त्रों में सिर पर पगड़ी बनाई गई है। कंधों और भुजाओं पर उत्तरीय मतलब जो छाती पर से होकर जाती है, एक ओढ़नी टाइप की होती है जो छाती पर से होकर कंधे से होते हुए जाती है। कमर पर कटिबंध व घुटनों के नीचे तक धोती होती थी। ये इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। और चौथी विशेषता है इनके आभूषणों में कानों में भारी कुंडल, गले में भारी कंठ, छाती पर चपटा तिकोनदार हार, हाथ में भुजबंद और कंगन उत्कीर्ण हैं। मौर्यकालीन चमकदार पालिश वाली एवं दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदमकद
चामरधारणी यक्षी प्रतिमा। चामरधारणी यक्षी प्रतिमा। चामरधारणी मतलब वह एक कंधे से चामर धारण किए हुए है। उपरोक्त सभी यक्षी प्रतिमाओं में सबसे सुंदर सजीव और नारी सौंदर्य के उत्कृष्टतम स्वरूप को प्रस्तुत करती है। मौर्यकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता इनकी यक्षी प्रतिमा व स्तंभ हैं जो जगह जगह प्राप्त हुए हैं, जिन पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास मौर्यकालीन साम्राज्य में हुआ और मौर्यकालीन में भी सबसे अधिक विकास इसका अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री संघमित्रा को तीसरी शताब्दी में बोधि वृक्ष की डाल लेकर श्रीलंका भेजा था, जो कि धर्म प्रचारार्थ गई थी। तभी से आज तक भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान इसी प्रकार से चलता रहा है। इसके आगे आता है मौर्यकालीन वास्तुकला। वास्तुकला के विषय में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।